प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट कीजिए कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। उत्तर, व्यवस्थित नगर नियोजन तथा सब भवनों का कतार में होना, भव्य महलों और समाधियों का न होना और खुदाई में हथियारों का न मिलना, इनसे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से नहीं बल्कि समझ से अनुशासित थी। अगला प्रश्न, टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जहाँ कहीं भी इंसान बसता है, जब वह वहाँ नहीं रहता तो वह स्थान खंडर बन जाता है। लेकिन जब हम उन खंडरों में जाकर बीती जिंदगियों की धड़कनों को महसूस करते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे कि हम उन खंडरों के जरिए, उन खंडरों से गुजरते हुए उस समय, बीते हुए समय की सभ्यता और संस्कृति को जान पा रहे हैं, उस इतिहास को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो वे खंडर हैं, उन खंडरों के आधार पर उनके रहने सहने का ढंग, उनके सोचने के तरीकों की कल्पना हम कर सकते हैं। संसार में सभी प्राचीन सभ्यताओं की तुलना में मोहनजोदड़ो को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वहाँ की जो बनावट है, वहाँ की बसावट का अंदाज़ा देती है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता की विशिष्ट पहचान क्या है? तो यहाँ एक जैसे आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। दूसरा, जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था। तीसरा, तत्कालीन वास्तुकला। चौथा, नगर का श्रेष्ठ नियोजन। अगला प्रश्न जो कई बार पूछा जा चुका है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो यहाँ की सभ्यता में अनुशासन तो था परंतु किसी भी सत्ता के बल पर नहीं। यहाँ अनुशासन नगर योजना, वास्तुकला, मोहरों, ठप्पों, जल व्यवस्था, साफ सफाई, सामाजिक व्यवस्था आदि की एक रूपता में देखा जा सकता है। दूसरी सभ्यताओं में प्रशासन, राजतंत्र और धर्म तंत्र द्वारा संचालित होने के प्रमाण मिलते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े सुंदर महल, पूजा स्थल, भव्य मूर्तियाँ, पिरामिड आदि देखे जा सकते हैं। राजाओं की, धर्माचार्यों की समाधियाँ भी दूसरी सभ्यताओं में मिलती हैं, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं मिला है और इसकी खुदाई में छोटी छोटी नावें ही मिली हैं, जबकि मिस्र सभ्यता में बड़ी नावों का प्रचलन बताया गया है। और सांस्कृतिक धरातल पर यह तथ्य भी सामने आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से अलग और स्वाभाविक थी। यहाँ किसी भी प्रकार का आडंबर और कृत्रिमता नहीं देखी जाती, जबकि अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र, धर्म तंत्र की ताकत को देखा जा सकता है, उसके कई प्रमाण मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता संपन्न थी परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? तो सिंधु सभ्यता में औजारों का प्रयोग तो था परंतु हथियारों का प्रयोग होता होगा इसके प्रमाण नहीं मिले। वे लोग अनुशासन प्रिय थे परंतु यह अनुशासन किसी भी ताकत के बल पर नहीं होगा ऐसा समझा जाता है। लोग अपने मन और कर्म से ही अनुशासन प्रिय रहे होंगे। मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं और साथ ही खुदाई में एक दाढ़ी वाले नरेश की छोटी मूर्ति मिली है, परंतु यह मूर्ति किसी राजतंत्र या धर्मतंत्र की प्रमाण नहीं कही जा सकती। विश्व की अन्य सभ्यताओं की तुलना में जब हम अध्ययन करते हैं तो यही अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो कि समाज पोषित है, राज या धर्म पोषित नहीं। अगला प्रश्न, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उस अधूरे पायदान पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? उत्तर इस प्रकार होगा कि इस कथन का आशय यह है कि टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप
दुनिया को देख सकते हैं, अर्थात दुनिया की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, इनके अवशेष जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, परंतु वे आज भी अपने इतिहास का, अपनी सभ्यता का परिचय देते हैं, जो हम इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के माध्यम से विश्व सभ्यता को देखा जा सकता है। इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। इसका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। मोहनजोदड़ो नगर में सड़क के दोनों ओर घर हैं, परंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं खुलता। पहले मुख्य गली में प्रवेश करना पड़ता है, उसके बाद घर की गली में और फिर घर में। प्रत्येक घर में से एक स्नानाघर है। घर के भीतर से पानी या मैला पानी नालियों के माध्यम से बाहर हौदी में आता है और फिर बड़ी नालियों में चला जाता है। कहीं कहीं नालियां ऊपर से खुली हैं, अधिकतर नालियां ऊपर से बंद हैं। नगर में इमारतों के बाहर कुओं का प्रबंध है। ये कुएं पक्की ईंटों के बने हैं। सिंधु सभ्यता से जुड़े इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता विश्व में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। अकेले मोहनजोदड़ो नगर में 700 कुएं हैं। इस प्रकार मोहनजोदड़ो में पानी की व्यवस्था सभ्य समाज की पहचान है। और लेखक का यह कहना कि नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी व्यवस्था तथा सिंधु सभ्यता की जल संस्कृति है, यह बिल्कुल सही है। तो ये थे कुछ चुने हुए प्रश्न और उनके उत्तर, और इसी के साथ मैं यहाँ इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।